इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। सही जी, ये कोई इतना बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, तो इसके पास पेपर्स भी हम इसी लेक्चर के अंदर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी से पहले मैं आपको ज़रा फ्रीक्वेंसी रिवाइज करा देता हूँ। मैंने जब आपको मीन मीडियन मोड पढ़ाया था तो उसके अंदर मैंने बताया था कि अनग्रुप डेटा को हम ग्रुप डेटा में किस तरह कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, उसकी ये पूरी एक एग्जांपल दी थी। यहाँ पर मैंने आपको बताया था फ्रीक्वेंसी क्या होती है। फ्रीक्वेंसी वाज द नंबर ऑफ टाइम्स अ डेटा इज रिपीटेड। ठीक है, हमारे डेटा सेट के अंदर एक पर्टिकुलर डेटा कितनी बार रिपीट हो रहा है वो उस डेटा की फ्रीक्वेंसी होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर 21 की बात करें तो 21 की फ्रीक्वेंसी 4 है। क्यों? क्योंकि हमारे डेटा सेट में 21 4 बार आ रहा है। ठीक है, हमारा डेटा सेट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एज ऑफ पीपल एट अ जिम। ठीक है, एक जिम है, उसके अंदर मुख्तलिफ लोगों की एज है। ठीक है, तो अगर 21 की फ्रीक्वेंसी 4 है तो इसका मतलब है कि हमारे जिम में 4 लोग ऐसे हैं जिनकी एज 21 है। सही है, ये थी फ्रीक्वेंसी। अब जरा बात करते हैं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है कि रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टाइम्स द डेटा इज रिपीटेड टू द टोटल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, कोई भी इवेंट उसकी फ्रीक्वेंसी अपॉन द टोटल फ्रीक्वेंसी आपके पास आ जाएगी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी उस पर्टिकुलर इवेंट की। ठीक है, क्या मतलब हुआ? एग्जाम्पल समझते हैं। वही एज और जिम वाली एग्जाम्पल है। ठीक है, हमारे पास टोटल 21 लोगों का डेटा था। ठीक है, 21 लोग थे जिम के अंदर जिनसे हमने उनकी एज मालूम की थी। ये मैंने यहाँ पे डेटा की ग्रुपिंग की हुई थी। सही है जी। अब अगर मुझे पता करनी है कि 21 की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, 21 की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, तो हमारा रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का क्या फॉर्मूला था? फ्रीक्वेंसी ऑफ द इवेंट अपॉन द टोटल फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द इवेंट यानी कि 21 हमारे डेटा सेट में कितनी बार आया है? 4 बार। 4 अपॉन द टोटल फ्रीक्वेंसी के टोटल डेटा सेट के अंदर वैल्यूज कितनी थी? तो टोटल 21 थी। तो ये हमारी हो गई 21 की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसी तरीके से अगर मैं 25 की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी पता करना चाहूँ तो 25 की फ्रीक्वेंसी अपॉन द टोटल फ्रीक्वेंसी। तो 25 की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 3। यानी कि हमारे पास जब में 3 लोग थे जिनकी एज 25 है। सही है, 3 बार 25 हमारे डेटा सेट में रिपीट हुआ है। तो 3 अपॉन द टोटल फ्रीक्वेंसी 21। इसको मैं चाहूँ तो सिंप्लीफाई करके भी लिख सकता हूँ। 3 1 जार 3 7 जार 1/7। सही जी। इसी तरीके से 34 की बात कर लेते हैं। ठीक है, कि 34 की अगर मुझे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी पता करनी है तो 34 बेसिकली हमारे डेटा सेट में 2 बार आया है। सही है, यानी कि जिम में 2 लोग हैं जिनकी एज क्या है? 34 है। तो अगर मुझे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखनी है तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द इवेंट यानी कि 2 अपॉन द टोटल फ्रीक्वेंसी 21। सही है। इसको मैं फ्रैक्शन में भी लिख सकता हूँ, डेसिमल में भी लिख सकता हूँ। तो ये हमारे पास। चलें जी, अब हम लोग ना रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के पास पेपर्स देखते हैं। पहला सवाल देखें। कमाल रिकॉर्ड्स द नंबर ऑफ फोन कॉल्स ही रिसीव्स एट वर्क ईच डे फॉर 20 डेज। सही है, कमाल कहीं पे जॉब करता है। सही है, उसने नंबर ऑफ फ़ोन कॉल्स रिकॉर्ड किए हैं, यानी कि एक दिन में उसको जितनी भी कॉल्स आ रही हैं उसने वो रिकॉर्ड की हैं फॉर 20 डेज। ठीक है, कि एक दिन में कितनी आ रही हैं। सही है, उसके अंदर उसने यहाँ पर एक टेबल बनाया है नंबर ऑफ फ़ोन कॉल्स और फ्रीक्वेंसी का। सही है, तो उसको 0 से 5 कॉल्स आती हैं 9 दिन, 6 से 10 कॉल्स आती हैं 5 दिन, 11 से 15 कॉल्स आती हैं 4 दिन, और 16 से ज़्यादा कॉल्स आती हैं 2 दिन। ठीक है, तो ये 20 डेज़ का डेटा है। ये 20 डेज़ है फ्रीक्वेंसी टोटल। आप देख लें, 9 + 5 14, 14 + 4 18 और 18 + 2 20। तो 20 डेज़ का उसने यहाँ पर डेटा लिख दिया। पार्ट ए में हमसे कह रहे हैं फाइंड द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ कमाल रिसीविंग 0 to 5 फ़ोन कॉल्स एट वर्क इन 1 डे। सही है, 0 to 5 फ़ोन कॉल्स जो हैं उनकी हमें रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बतानी है। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या था? फ्रीक्वेंसी ऑफ द इवेंट अकरिंग अपॉन द टोटल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो हमारे पास 0 to 5 की जो फ्रीक्वेंसी है वो है 9 और टोटल फ्रीक्वेंसी हमारी 20 है क्योंकि 20 डेज़ का डेटा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 9/20 रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का। अच्छा, इसी तरीके से वो कह रहे हैं कमाल वर्क्स फॉर 160 डेज, 160 दिन तक उसने काम किया। फाइंड द नंबर ऑफ दीज डेज कमाल वुड एक्सपेक्ट टू रिसीव 11 और मोर फोन कॉल्स एट वर्क। सही जी, हमें उन्होंने डेटा दिया हुआ है 20 डेज़ का। सही है, और हमें ये बताया हुआ है कि भाई 20 दिन काम करने के बाद 4 दिन ऐसे हैं जिसमें उसको 11 से 15 कॉल्स आई हैं और 2 दिन ऐसे हैं जिसमें उसे 16 और 16 से ज़्यादा कॉल्स आई। अब वो कह रहा है कि यार अगर 160 डेज तक वो काम करे तो फिर हमें बतानी है क्या कहते हैं फ्रीक्वेंसी 11 और मोर फोन कॉल्स की। तो पहले तो हम ज़रा 20 डेज़ की बात करते हैं कि 20 डेज़ में 20 डेज़ जो उसने काम किया है
तो उसको 11 और मोर फ़ोन कॉल्स कितने दिन आई हैं। सही है, तो देखें 11 से 15 कॉल्स उसको आई हैं 4 दिन, और 16 से ज़्यादा कॉल्स आई हैं उसको 2 दिन, तो यानी कि टोटल हमारे पास हो जाएंगे 6 दिन। 6 दिन क्यों हो जाएंगे, क्योंकि देखें यहाँ पर हमसे सवाल क्या कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ दीज डेज कमाल वुड एक्सपेक्ट टू रिसीव 11 और मोर फ़ोन कॉल्स एट वर्क। सही है, उसने बोला है भाई 11 या 11 से ज़्यादा। सही है, कितनी ज़्यादा ये नहीं बताया, बस 11 से ज़्यादा। ठीक है, तो भाई ये भी 11 से ज़्यादा है कि 11 से लेके 15 तक, और ये भी 11 से ज़्यादा है, 16 और मोर भी 11 से ज़्यादा ही है। तो हमें ये पता है कि भाई 20 डेज़ के अंदर 6 दिन ऐसे हैं जिसमें उसके पास 11 या 11 से ज़्यादा कॉल्स आए। ठीक है, 11 और मोर फ़ोन कॉल्स। अब अगर हमें 160 डेज़ की बात करनी है कि 160 डेज़ में कितने दिन ऐसे होंगे, 160 डेज़ में कितने दिन ऐसे होंगे जिसमें उसके पास 11 या 11 से ज़्यादा कॉल्स आएंगी, तो हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। सही है जी, 20 डेज़ में उसके पास 6 दिन ऐसे हैं जिसमें 11 या 11 से ज़्यादा कॉल्स आई हैं, तो 160 डेज़ में कितने ऐसे दिन होंगे जिसमें 11 या 11 से ज़्यादा कॉल्स होंगी, तो उसको हम एक्स लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। इसको यहाँ करें। सही है जी, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स के लिए सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाई 160 अपॉन 20। सही है, 20 वन ज़ार 28 ज़ार 6 8 ज़ार 48, तो हमारा आंसर हो जाएगा 48। सही है, तो 160 डेज़ में से 48 डेज़ ऐसे हैं जिसमें उसको 11 या 11 से ज़्यादा कॉल्स आएंगे। ये हमने अपने क्रॉस मल्टीप्लाई वाले मेथड से किया है एक से। सही जी, तो 48 हमारा जो है वो आंसर हो गया ये रिमार्किंग स्कीम। अब अगला सवाल देखते हैं। A four-sided spinner numbered 1 to 4 is spun many times. The table shows the results of the spins. ठीक है, एक स्पिनर है जिसकी 4 साइड्स हैं। ठीक है, तो 4 साइड्स हैं, तो यानी और नंबर्ड है 1 to 4, यानी कि हर साइड पे 1 2 3 4 एक की नंबर लिखा है। सही है, उसको बहुत बार उन्होंने स्पिन किया है। द टेबल शोज द नंबर ऑफ रिजल्ट्स ऑफ द स्पिन्स। ठीक है, ये टेबल है। सही है, तो अब जितनी बार भी उन्होंने स्पिन किया है, तो उसमें नंबर 1 जो है वो 6 बार आया है, नंबर 2 5 बार आया है, नंबर 3 13 बार आया है, और नंबर 4 p बार आया है। यानी कि नंबर 4 की वैल्यू जो है, फ्रीक्वेंसी जो है वो हमें नहीं बताई हुई, यानी कि हमें ये नहीं पता कि जितनी भी स्पिन्स हुई हैं उसमें नंबर 4 कितनी बार आया है। ठीक है, 1 2 और 3 का तो उन्होंने बता दिया, 4 का नहीं बताया। पार्ट ए में कह रहे हैं द मीन ऑफ द रिजल्ट इज 3, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ p। ठीक है, बहुत आसान है, मीन का फॉर्मूला लगेगा सिर्फ। मीन का फॉर्मूला ग्रुप डेटा में क्या था, सम ऑफ एफ एक्स अपॉन सम ऑफ एफ, जिसमें जो यूनिक वैल्यूज़ वाला टेबल था, कॉलम था, वो हमारा एक्स होता था, और फ्रीक्वेंसी तो फ्रीक्वेंसी ये एफ होता था। ठीक है, एफ एक्स का कॉलम हम बना लेते हैं, तो 6 1 ज़ार 6, 2 5 ज़ार 10, 3 13 ज़ार 26 39, एंड 4 मल्टीप्लाई बाई पी इज़ 4p। सही जी, ये एफ एक्स का कॉलम हो गया। मीन के फॉर्मूले में डाल देते हैं, 6 प्लस 10 प्लस 39 प्लस 4p अपॉन सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज। सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज भी हमें नहीं पता, 6 प्लस 5 6 प्लस 5 प्लस 13 प्लस p। ठीक है, ये हमारी फ्रीक्वेंसीज का सम हो गया, और मीन हमें बताया हुआ है 3, तो मीन की जगह लिख देते हैं 3। अब आगे का सिंपल अलजेब्रा ये खाली 3 इक्वल्स टू 16 16 49 55 प्लस 4p अपॉन
6 + 5 11, 11 + 13 24, 24 प्लस पी। सही है जी। अब ये पूरी चीज़ इधर जाके 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 24 72 प्लस 3p। सही है, ये बेसिकली मैंने ये किया है, 3 के साथ 24 प्लस p को मल्टीप्लाई कराया, 55 प्लस 4p। बाकी यहाँ पे भी जगह है अच्छी खासी, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो अब 3 जो है ना हमारा, वो इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, p के साथ भी। तो 3 मल्टीप्लाई बाई 24 72 प्लस 3p इक्वल्स टू 55 प्लस 4p। अब p वाली टर्म्स एक तरफ कर लेते हैं और जो नंबर वाली टर्म्स है वो एक तरफ कर लेते हैं। तो 4p और 3p यहाँ आके माइनस हो जाएगा। इसी तरीके से 72 और 55 उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो ये 4p माइनस 3p p हो जाएगा और 72 माइनस 55 हो जाएगा 17। तो p की वैल्यू आ गई 17। सही है जी, यही हमसे पूछी थी, सही निकालिए। अच्छा जी, पार्ट बी में कह रहे हैं फाइंड द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्पिनर लैंडिंग ऑन 2। ठीक है, 2 की जो है आपको क्या बतानी है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का क्या फॉर्मूला था, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी अपॉन टोटल। सही है जी। तो फ्रीक्वेंसी जो 2 की है हमारे पास वो क्या है 5, और टोटल फ्रीक्वेंसी अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं। हमारे पास इस सब का सम जो था वो था 24 और p की वैल्यू हमारे पास आई है 17। तो 17 प्लस 24 कितना हो जाएगा 41। तो 5/41, ये आपके पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई 2 की। नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन, द टेबल शोज द रिजल्ट्स व्हेन अ डाइस इज थ्रोन 300 टाइम्स। ठीक है, टोटल फ्रीक्वेंसी। द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ थ्रोइंग अ 4 इज 0.2। ठीक है भाई, एक डाइस है उसको 300 बार उन्होंने थ्रो किया, रोल किया। ठीक है, अब एक नंबर डाइस पे कितनी बार आया उसका टेबल बना दिया। 1 हमारे पास 55 बार आया, 2 42 बार, 3 45 बार और इसी तरीके से सो ऑन। 4 का नहीं बताया हुआ और ना ही 6 का बताया हुआ। ठीक है, कि 4 कितनी बार आया है 6 कितनी बार आया ये हमें नहीं पता। सही है, उसकी जगह में अननोन्स दे दिए p और q, उसके साथ हमें 4 की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी दे दी। वो कह रहे हैं भाई फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q। ठीक है, p और q की वैल्यू निकालनी। सही है, देखें p की वैल्यू तो मैं 4 की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी से निकाल सकता हूँ। सही है, कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास होता है फ्रीक्वेंसी अपॉन टोटल, जिसमें रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास 4 की 0.2 गिवन है। सही है, फ्रीक्वेंसी 4 की मुझे नहीं पता जो कि p है बेसिकली ये। सही है, और टोटल है हमारे पास 300। सही है, अब p निकालने के लिए मैंने क्या करना है कि 300 को मल्टीप्लाई करा देना है 0.2 के साथ, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 60। सही है जी, सही निकाला है, बिल्कुल सही निकाला है। ठीक है, p की वैल्यू आ गई 60। अब q की वैल्यू निकालते हैं। q की वैल्यू के लिए मैं ये यूज़ कर सकता हूँ सम। देखें हमारे पास जो फ्रीक्वेंसीज हैं उनका टोटल क्या है 300। ठीक है, तो मैं इस चीज़ को यूज़ करके q की वैल्यू निकाल सकता हूँ। कैसे, कि मेरा जो टोटल है 300 वो बराबर होगा 55 प्लस 42 प्लस 45 प्लस p मैं निकाल चुका हूँ 60 लिख देता हूँ, प्लस 50 प्लस q के। ठीक है, क्योंकि टोटल था हमें ऑलरेडी गिवन है। अब इसको सिर्फ सॉल्व करेंगे, q की वैल्यू आ जाएगी 48। सही है जी, सिंपल काम बस ये करना है आपने कि इन सारे नंबर्स को आप प्लस करेंगे। ठीक है, प्लस करके जो भी आएगा उसको दूसरी तरफ इक्वल्स टू के ले जाके 300 से माइनस करा देंगे, 48 आपके पास आंसर आ जाएगा। सही है, बेसिकली 48 आ रहा है ना, तो 252 आना चाहिए, तो ये यूँ आना चाहिए 300 इक्वल्स टू 252 प्लस क्यू। क्यू के लिए 300 माइनस 252 करेंगे, 48 आंसर आ जाएगा। सही है, तो ये क्यू आ गया। वो कह रहे हैं हाउ मेनी टाइम्स वुड यू एक्सपेक्ट टू
टू थ्रो अ 2 व्हेन द डाइस इज थ्रोन 1000 टाइम्स। सही है जी। वो कह रहे हैं कि भाई 1000 बार फेंक दिया डाइस को, तो अब आपके ख्याल में 2 कितनी बार आएगा। तो हम यही करते हैं कि जो हमारा 300 टाइम्स वाला डेटा है उसको यूज़ करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो जब हमने डाइस को 300 टाइम्स फेंका है तो हमारे पास 2 कितनी बार आ रहा है, 42। तो अगर हम डाइस को 1000 टाइम्स फेंकेंगे तो हमारे पास कितनी बार आएगा नहीं पता, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते। सही है जी। तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 42 मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन 300। सही है। 300 बेसिकली x से मल्टीप्लाई हो रहा है ना यहाँ पर, तो यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। मैंने डायरेक्ट कर दिया थोड़ा सा। अब ये 2 0 और ये 2 0 कैंसिल, 420 अपॉन 3। सही है जी। 42 कब आता है, 14 जार, 3 1 जार, 14 जार 42 और 0, तो 140 हमारा आंसर हो गया। यानी कि अगर हम 1000 बार फेंकेंगे तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 2 हमारे पास 140 बार आएगा। सही है जी। ये एक एस्टिमेट हो गया। तो ये हमारे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के भी क्वेश्चंस हो गए।